नमस्कार। आज भोपाल की आजादी का 73वां वर्षगांठ है। भोपाल की आजादी का, भारत की आजादी का नहीं, क्योंकि भोपाल भारत के बाद आजाद हुआ था। बाद के आजाद होने वाले शहरों में हैदराबाद की बात अक्सर की जाती है, मगर इतिहास में कहीं भोपाल की चर्चा नहीं होती, भोपाल की स्तर पर चर्चा नहीं होती। तो जो भोपाल कभी राजा भोज की नगरी के नाम से जाना जाता था, संस्कृत महाविद्यालयों के लिए जाना जाता था, कैसे वो भोपाल इस्लामिक शासन के चंगुल में फंस गया, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हरि सिंह पवार जी हैं। आप लंबे समय से भोपाल के इतिहास पे अध्ययन कर रहे हैं और खास करके भोपाल की रियासत पे आपका काफी अच्छा अध्ययन है। तो हम इस विषय पे आज भाई साहब से चर्चा करेंगे। कैसे हुआ भाई साहब ये सफर, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, संस्कृत महाविद्यालय से इस्लामिक शासन में चला गया भोपाल? जी सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस विषय पे मुझे बात करने के लिए बुलाया। और ये जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को मैं तो यूँ समझता हूँ कि पूरे भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा यदि किसी ने इस भाग के बारे में योगदान दिया है, जो इस भाग, जो प्राचीन काल से ये भाग था, लेकिन हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि ये क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा, इस्लामिक क्षेत्र किस तरह से बन गया, इस सब पे बात करने से पहले हम सबसे पहले इस विषय पे बात करें कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। तो मैं छोटे शब्दों में यूं बोलूंगा, जिस तरह से भारत के ऊपर पहला इस्लामिक आक्रमण हुआ था 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने, तो वो भारत की सीमा पर हुआ था, सिंध में। किंतु मध्य भारत में जो पहला इस्लामिक आक्रमण हुआ था वो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसने 1232 ईस्वी में इस मालव प्रांत के ऊपर आक्रमण किया था। मालव प्रांत जिसमें एक बहुत बड़ा बृहद क्षेत्र था एक समय पर। प्राचीन काल में इसे गणराज्य भी, मालव गणराज्य के नाम से जाना जाता था। और गणराज्य क्यों कहते हैं इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन जो 1236 में पहली बार इस्लाम ने इस मध्य भारत पर आक्रमण किया, वो किया था उन्होंने ग्वालियर के ऊपर। और ग्वालियर उसका पहला शिकार बना। और उसकी घटनाएं बहुत कुछ तो दर्ज हैं, लेकिन मैं छोटी सी घटना उस पर बताना चाहूंगा कि इल्तुतमिश ने 11 महीने तक ग्वालियर को सीज करके रखा, घेराबंदी करके। पूरे शहर को उन्होंने, ग्वालियर किले को जिसको कहा जाता है, किले के अंदर ही अधिकतर उस समय गांव बसते थे। राजा और जो उनका परिवार होता था, नागरिक होते थे, वो किले के अंदर ही अधिकतर निवास करते थे। तो किले को उन्होंने पूरे 11 महीने तक सीज करके रखा। और बाद में मंगल देव जो वहां का राजा था, शासक था, उसको हार का मुंह देखना पड़ा। इवन उनकी जो महिलाएं थी उसमें 700 से 800 महिलाओं का विवरण उसने लिखा है। कितनी थी हमें नहीं पता, लेकिन 700-800 महिलाओं ने उसके लिखे अनुसार ही वहां पर जौहर किया। यह जौहर मध्य भारत का पहला जौहर था, यह भी ध्यान करने वाली बात है। इस जौहरों में ये देखने को मिलता है, मतलब जौहर का वर्णन तब से मिलना शुरू होता है जब से इस्लामिक आक्रमण, जहाँ पे इस्लाम है वहीं पे इस्लामिक आक्रमण है, वहीं पे इस्लाम जब आया तो उसने सिर्फ 3 चीजों पे वो अटैक करता था। पहला होता था उसका धन के ऊपर, दूसरा होता था धर्म के ऊपर, और तीसरा होता था महिलाओं के ऊपर। सिर्फ ये 3 चीजों के ऊपर ही उसने अटैक किया है इस्लाम ने। जहां जहां ये गया है इन तीनों को उसने नष्ट किया है। इसके बाद वो आगे बढ़ा, वहां से शासक वहां नियुक्त हो गया। वहां का जो इस्लामिक कानून को लागू करने वाला जो था मिन्हाजुद्दीन सिराज, जो वहां का काजी नियुक्त हुआ। और आपको एक पहचान और भी बता दूं इस इल्तुतमिश की, कि इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। कमाल अमरोही ने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है रजिया सुल्तान, जिस पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अभिनय किया है। आप उसको देखेंगे तो आपको अपने आप में दिलानी महसूस होगी कि कमाल अमरोही किस तरीके से उसको महिमा मंडित करते हैं इल्तुतमिश को। एक सीन आता है, उसका जिक्र ये है कि वो एक महिला की आबरू बचाने के लिए मतलब अपने बेटे को दंड देता है कोड़े का, और वो पूरे कोड़े खा नहीं पाता है, तो उसको बाकी के हिस्से के कोड़े इल्तुतमिश खाता है।
इस तरह का महिमा मंडन उन्होंने उस कमाल अमरोही ने उस फिल्म में किया था। अब मैं उसका जिक्र नहीं करूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ भोपाल के इतिहास पर। यहां आने से पहले वह विदिशा पहुंचा। विदिशा 1234 ईस्वी में। तो उसे पता चला था कि विदिशा के अंदर एक सूर्य का मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है, और वहां पर किसी समय बहुत लोग जो है मेले के रूप में आते हैं वहां पर, जिनकी संख्या बहुत होती है, और वह इस जगह पर बहुत पूजनीय है। जब उसको ये पता चला, ये सारी चीजें उसको संग्रह करके देने वाले वही थे मिन्हाजुद्दीन सिराज, जो उनके लेखक थे। उन्होंने सारी सूचनाएं दी कि यहाँ पर एक मंदिर है, हम उसको तोड़ेंगे तो हमें उसका पुण्य मिलेगा। तो उन्होंने सबसे पहले आक्रमण मंदिर पे जो किया था वो किया विजय मंडल, वर्तमान में जो विजय मंडल के नाम से परिचय है, उसी विजय मंदिर के ऊपर उन्होंने ध्वस्त किया। सबसे पहले उन्होंने बचाया, वो आगे बढ़ गए, बचाया, बाद में उन्होंने पुनर्निर्माण किया, उसका किस तरीके से किया उसका विवरण अलग आएगा, लेकिन वो वहां से फिर आगे बढ़े। और तो उनके सामने फिर नया एक आता है क्षेत्र, जो उस समय पर भोपाल के नाम से, आज भोपाल जानते हैं, उस समय पर यह भोजपाल के नाम से जाना जाता था। भोजपाल शहर उस समय तो नहीं था जब राजा भोज ने बसाया था, क्योंकि भोजपाल उन्होंने सिर्फ तालाब को पाल करके ना और खड़ा किया था। बाद में छोटा सा किला बनाया, चौकी बनाई, ये बात की स्थिति है। लेकिन उनके कुछ समय के बाद में उन्हीं की वंश में रानी श्यामली करके हुई, उसने 1200 कुछ ईस्वी में, इस प्रकार का है वो, मुझे डेट अभी ध्यान में नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने एक गुरुकुल का निर्माण यहां पर करवाया और एक नगर बसाया। उस समय उस नगर का नाम था स्वस्तिक नगर, और उन्होंने पूरे स्वस्तिक के डिजाइन में उसको बसाया था। अगर आप मैप पे देखेंगे तो आपके पुराने जो बड़ी गलियां हैं, अगर गूगल मैप पर आप देखेंगे तो आपको सुल्तानिया है, उधर इब्राहिमपुरा है, और मोती मस्जिद तरफ निकलते हैं, इस तरफ के जो रास्ते हैं, इनको जूम करके जो आप देखेंगे उसमें गूगल मैप के ऊपर, तो आपको एक पुराना चिन्ह स्वस्तिक टाइप का पुराना दिखेगा पुराने शहर में। ये उसको जो पता चला कि यहाँ पर एक मंदिर है इस तरह का जो बनाया हुआ है किसी परमार वंश वालों ने, तो उसने उस मंदिर पर अटैक किया। वो मंदिर कम था, वो विश्वविद्यालय ज्यादा था। वहां पर कहते हैं उस समय पर 500 से ज्यादा तो शिक्षक वगैरह थे जो सनातन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करते थे। वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, न्याय शास्त्र हैं, और इस तरह की जो सनातन धर्मी पुस्तकें होती हैं, उनका उसने मतलब वहां पर बनाकर रखा था, और जो पूरे क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध था। उस समय उसकी आबादी 25,000 के लगभग थी, स्वस्तिक नगर की। तो उसने अटैक किया और वहां पर उसको ध्वस्त कर दिया, पूरा नहर तहस बहस होगा। वहां पर जो भी बटुक थे या जो भी ब्राह्मण पढ़ते थे वहां पर, उन्होंने अपने अपने सामान लेकर के नहीं भागे वहां से। वो अपने इष्ट देवताओं की जो मूर्तियां वगैरह थी, सब विवरण आता है कि उनकी मूर्तियों को लेकर के नहीं, कुछ पुस्तकों को जो बचा सकते थे उनको लेकर के वो वहां से भागे रातों रात। वो गुजर जाता है, समय चलता रहता है। यहाँ पर समयांतर टाइम लाइन में आता है सन 1707 का, और हम 1707 में पहुंचते हैं। 1707 में पूरे भारत के अंदर जो औरंगजेब के कब्जे में भारत था, वह पूरा औरंगजेब की मृत्यु के बाद बिखरना शुरू हो जाता है, क्योंकि सारी ताकतें जो है वो उसमें सिमटी हुई थी। इस्लामिक लोगों की जो उस तरह से उससे डरते थे, जिस तरह का उसने माहौल बनाया था गुरु तेग बहादुर जी का और अन्य लोगों का, जिस तरह उन्होंने कत्लेआम किया था, उसे डर का माहौल था। जैसे उसका मरना होता है और उसके बाद पूरा उसकी जो शासन सूत्र थे वो सब बिखर जाते हैं, तो ये क्षेत्र भी अपने आप को एक तरह से छोटे छोटे इतनी छोटी छोटी रियासतों में बढ़ जाता है। रियासतें कह सकते हैं, अपने छोटे छोटे चकले कह सकते हैं, इस तरह का वो बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पर एक व्यक्ति का फिर पदार्पण होता है, मुगल आक्रांता, जिसका नाम होता है दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान 1707 में काम की तलाश में, जिसको उसके ही घर से निकाला गया था, किसी भी उसकी व्यक्तिगत पारिवारिक दुश्मनियों के कारण, धन की खोज में और एक नई लालसा, ये इसके साथ वह आता है भोपाल में।
इससे पहले वो कहीं गुजरता है, कहीं चीजों में उसकी कहानियां अलग हैं, पर भोपाल में आ जाता है। भोपाल में प्रॉपर नहीं पहुंचता वो, लेकिन वो कहाँ पहुंचता है, उसका ठिकाना बनता है मंगलगढ़ का किला। मंगलगढ़ का किला आनंद सिंह सोलंकी, उनकी माता जी के हाथ में था। आनंद सिंह सोलंकी की मौत हो जाती है। माता जी इसको अपना एक तरह से मेन सूत्रधार बना लेती है, इसको अपने हाथ में शासन सत्ता ताकत इसको दे देती है। उसको इवन इतिहासकार जो लिखते हैं, वो तो उनके इतिहासकारों में, मुझे नहीं पता उसके बारे में, विश्वास भी नहीं करता उसमें, लेकिन उनके जो इस्लामिक इतिहासकार है वो लिखते हैं कि वो आनंद सिंह सोलंकी उसको को अपने मतलब उसके माँ जो है दोस्त मोहम्मद खान को अपना बेटा मानती थी। किस तरीके से मानती थी वो हमें नहीं पता, लेकिन उसने उसी की बेटी को बाद में भगाकर अपनी बीवी बनाया, ये विषय अलग है। अब वहां से उसको, ये तो चरित्र है ना कि जिसने बेटा माना है, वो उसका चरित्र का विवरण हम और आगे तोड़फोड़ करेंगे तब देखेंगे। पर हम और आगे चलते हैं तो वह व्यक्ति बेरसिया में, एक ताज मोहम्मद खान के हाथ में बेरसिया परगना था। वह परगना बहुत छोटी रियासत थी बेरसिया की, तो उसको वो जैसे तैसे जुगाड़ तुगाड़ करके ना और लीज पर ले लेता है कुछ समय के लिए। कहते हैं 30,000 रुपए में लीज पर ली, वो ले लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है उसकी आपस में साठगांठ थी, ये विषय निकलना चाहिए और उसके बाद में आगे खोजबीन और होना चाहिए। आज ताज मोहम्मद खान अपने आप को कहता था मैं तैमूर का वंशज हूं, उसकी इतनी पहचान थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो अपना जरिया बना लेता है, वहां पर ठिकाना बना लेता है। वहां से फिर वह व्यक्ति अपने महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए कुछ अपने शागिर्दों को, कुछ अपने चेले चपाटियों का, कुछ इस प्रकार के जो लोग थे उनको अफगानिस्तान से टोली बुलाता है 10-15 लोगों की। फिर उनको बुला करके ने आनंद सिंह सोलंकी जो सेना थी उसमें वो उनको भर्ती करवाता है, फिर अपना ताकत बढ़ाता है उसके अंदर। तो वे एक पास में कोई छोटी मोटी जगह थी पारसोन करके, नहीं मुझे भी उसका इतिहास में विवरण ज्यादा कुछ मिला नहीं। पारसोन करके एक जगह थी जिसका विवरण बेगम शाहजहां बेगम ने जो है अपनी पुस्तक ताजुल इकबाल में किया है। वो घटना बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले दोस्त मोहम्मद खान वहीं अटैक करता है। उसका तरीका क्या होता है? वो उसका तरीका ये होता है कि उसको ये पता चलता है कि यहाँ के जो ठाकुर समुदाय है, ये समुदाय जो है नशा करते हैं। तो होली का जो त्योहार होता है उसमें तो बहुत ज्यादा ये लोग ड्रिंक करते हैं। तो उसके लिए उसने ये अपने गुप्तचरों को भिखारी के भेष में उनके आसपास वहां पर बिठाया और बिठा करके नहीं, और उसने पता लगवाया कि ये लोग कब ये नशे में धुत रहते हैं। और उसमें वो मौका देखा और उसने आधी रात में जब वो नशे करके और धुत होकर सो गए, उस पीरियड में उसने जाकर के अपने 10-15 लोगों को और किले के अंदर अटैक कर दिया और सभी नशे में धुत लोगों को काट दिया और उनकी औरतों को और धन संपत्ति को सबको उसने जब्त कर दिया। इसमें मेन चीज ये है कि इसका जिक्र किया है औरतों और संपत्तियों इतिहास के अंदर। कंटिन्यू वाली चीज ये है कि उसको समझने वाली चीज, और ये मुगल लिख के दे रहा है। शाहजहां बेगम अपने डायरी में अपनी पुस्तक में लिख रही है इस बात को कि उन्होंने महिलाओं और धन संपत्ति को कब्जे में कर लिया। इसके बाद वो और आगे चलते हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो अपन जगदीशपुर इस्लाम नगर जो वर्तमान में है, जगदीशपुर पर जो कांड हुआ था वह सभी इतिहासकार बताते हैं वो कांड जबरदस्त था। उसमें उसने एक ऐसी चाल चली दोस्त मोहम्मद खान ने जिसमें सभी क्षेत्र के मतलब सभी राजपूत राजाओं को एक साथ बुलाया और उसकी स्क्रिप्ट इतनी प्यारी है जो जावेद अख्तर भी नहीं लिख सकता। इतनी स्क्रिप्ट प्यारी बनाई उसने कि उन सबको बुलाया वहां पर, मतलब कह सकते हैं कि उस समय नचनिया जो है उनको बुला करके नहीं और एक आयोजन बताया, सभी को फ्रेंडली निमंत्रण भेजा। बेगम ये लिखती है अपनी पुस्तक में, फ्रेंडली निमंत्रण भेजा और भेज करके व्यवस्था इस प्रकार की जमाई, कनात लगा करके उसमें उनको बोला कि इसमें अपने को भोजन होना है और भोजन अपने बीच में किसी तरह कोई शत्रुता नहीं है, कड़वाहट नहीं है, तो आप लोग भोजन के यहाँ पर आए।
ये सब वो आए, उनकी सारी व्यवस्थाएं करी, और व्यवस्था करने के बाद में सिर्फ मात्र चंद सेकंड के अंदर सारे राजपूत राजा जो क्षेत्र के थे, जो नेतृत्व करने वाले इस क्षेत्र के थे, आष्टा के हों, नरसिंहगढ़ के हों, मंगलगढ़ के हों, या जगदीशपुर इस्लाम नगर के हों, आसपास के जितने भी क्षेत्र के राजा जो थे, छोटे छोटे रियासतों के सूबेदार टाइप, सामंत टाइप, जो अपने आप को एक तरह से सरदार बोलते थे इस क्षेत्र के, सभी को एक साथ बाणगंगा की नदी के किनारे टेंट गिरा करके और सबको उस टेंट के अंदर काट दिया। इशारा ये किया अपने लोगों को कि मैं जा रहा हूं, जो पहले से सुनिश्चित था, मैं जा रहा हूं, पान और इतर लगा के, पान खा के इतर लगा के आता हूं। ये इशारा था। ये करने के बाद में वो निकल गया। उसके सारे लोगों ने टेंट की रस्सियां काटी और उस टेंट के अंदर सारे लोगों को अड़ दिया। वो सारे लोग नशे में धुत थे और कुछ समझ नहीं पाए। जो थोड़े बहुत होश में थे भाग सके वो भाग गए, बाकी जो खत्म हो गए। जो वहां पहुंचे वो अपने घरों पे नहीं पहुंच सके, क्योंकि इसने घोड़े दौड़ा दिए और सभी इन जगहों पर कब्जे कर लिए जो उनकी रियासतें थी। तो इस तरीके से उसने पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो भोपाल में कब्जे की कहानी की शुरुआत ही धोखे से होती है। 2 बार 3 बार लगातार धोखा। एक धोखा और भी है इसके बाद का, वो बताऊंगा मैं आपको। मगर उसके बाद ये एक, मैं छोटा सा अलग जा रहा हूँ जरा विषय से, लेकिन 1 मिनट में इसको समझिए कि जब एक बार ये चीज़ उसने कर चुका, वो जब एक जगह जाके उसने धोखे से लोगों को मारा गया, उसके बाद फ्रेंडली इन्विटेशन भेजने पे राजा दोबारा आ जा रहे हैं बार बार। तो मतलब ये मेरा कमेंट है, सवाल है। हाँ, मैं आपको इस बार बताता हूँ। तो ये क्या चरित्र है हिंदुओं का कि एक बार भी धोखा खाने के बाद फिर दोबारा जाते हैं, तिबारा जाते हैं? ये स्वभाव में है हमारे, ये हमारे स्वभाव में है जी, हमारे स्वभाव में है। मैं आपको बताता हूँ, इतना ही नहीं, ये घटना सारी की सारी जो थी 1723 के आसपास की थी। ये सारी घटनाएं जो थी, इस्लाम नगर का, जगदीशपुर का इस्लाम नगर बनना, जो बाणगंगा नदी थी वह नदी का हलाली बनना, हलाली नदी उसका नाम दिया उन्होंने इस तरह। और क्यों दिया नाम? क्योंकि उस नदी के अंदर हलाल करने पर पूरी लाल हो चुकी थी लहू से, हिंदुओं के लहू से। हिंदू अपन क्या कहें उनको, राजा महाराजा जो आपस में अपने अहंकार में डूबे हुए थे, उन चीजों को समझते नहीं थे कि ये क्या चाहता है, उसकी चालबाजियां क्या है, कोई भी मतलब सहजता से विश्वास कर लेना, ये चीजें हमें ले डूबी। ये आप गौर करें, ये घटना कब की है? 1723 के आसपास की। और आगे चलते हैं, ये जो क्षेत्र जिस वर्तमान को हम पुराना भोपाल बोला जाता है, ये उसके बाद उसके हाथ में आया। इस पर रानी कमलापति का हाथ था। ये सारी घटनाएं भोपाल से बाहर की हैं, ये इस्लाम नगर की हैं। इस्लाम नगर उनके कब्जे में था लेकिन भोपाल नहीं था। तो भोपाल उनके कब्जे में रानी कमलापति की मौत के बाद आया। उसकी घटनाएं अलग हैं, उस पर अपन कभी विस्तृत बात करेंगे, लेकिन वह भी धोखाधड़ी से हुआ था। पूरा उसका इतिहास कमलापति का धोखाधड़ी के साथ हुआ। कमलापति ने इतना विश्वास किया था कि अपना भाई ही समझा उसे, क्योंकि उसको धन दे करके नहीं और उससे अपना परिवार जो दुश्मन थे उनका खात्मा करवाया था। बाद में उसने सोचा कि तो अपना भाई जैसा हो गया, लेकिन बाद में उसी भाई ने नियत में खोट आई और उसने उसको अपनी रानी बनाना चाहा। मजबूरन रानी कमलापति को भी वही करना पड़ा। आग में जलकर जौहर नहीं किया तो पानी में डूब के जौहर किया, जौहर तो करना ही पड़ा। और आगे चलते हैं, थोड़ी सी घटना एक छोटी सी है, याद दिलाना चाहूंगा इस वजह से क्योंकि आपने जो सवाल किया उसका उत्तर है वो। एक जगह है जिसका वर्तमान में नाम है भानपुरा। भानपुरा ब्रजभान एक जगह है, बिरखभान करके ना, एक कोई सरदार सूबेदार ब्राह्मण या राजपूत था वो, मुझे नहीं पता। लेकिन घटना यह है कि वहां पर एक युद्ध हुआ जिसे कोटा बूंदी का रामपुरा का युद्ध कहा जाता है, इतिहासकार ये कहते हैं। उस युद्ध में नवाब यार मोहम्मद खान जो है, जो दोस्त मोहम्मद खान का बेटा था, 1732 ईस्वी में उस जगह पर जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में हिंदू लोग जो है, हिंदू राजा हार गए। ठाकुर राजा जो थे वो हार गए। हारने पर उनकी औरतों और बच्चों को इन्होंने अपने कस्टडी में ले लिया, अपने मतलब उसमें ले लिया, कब्जे में। उसमें से एक महिला के ऊपर यार मोहम्मद खान की निगाह चली गई।
वह महिला बहुत खूबसूरत थी और उसने चाहा कि इस औरत को मैं अपनी बीवी बनाऊं सेकंड। तो वो तो स्वभाव में था, उन्होंने मान लिया उसको। उस महिला को उन्होंने अपनी कस्टडी में लिया। उस महिला का नाम जो है बाद में मामूला मांझी करके बना, जहां पर इतिहासकार मामूला मांझी करते हैं। वो रामपुरा कोटा बूंदी युद्ध के नाम से जो चलता है, वह युद्ध हुआ था भानपुरा पे, जो भानपुरा अपना ब्रिज बना हुआ है उसके आसपास कोई जगह छोटी मोटी। यह घटना 1232 की है। इसके बाद एक थोड़े से अंतराल के बाद में, और वो महिला राजपूतों की लड़की थी, इसके बाद कुछ समय के बाद, चंद वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद, बाजीराव भोपाल पर आक्रमण करता है। यह घटना है नवंबर 1737 की, सिर्फ 5 वर्ष। जो आपने कहा उसको मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। वो विषय ये है कि उन्होंने राजपूत महिलाओं के साथ क्या किया उसको भूल करके, जब बाजीराव ने यहां पर भोपाल नवाब के ऊपर लड़ाई छिड़ी, और उस लड़ाई में एक तरफ बाजीराव लड़ रहा था तो दूसरी तरफ नवाब और उसके 4 साथी, जिन 4 साथियों में जिक्र एक व्यक्ति का आता है। बड़ा शर्म का विषय है कि वह भी राजपूत था और वह नवाब की तरफ से लड़ रहा था। यह शर्म का विषय है कि कुछ समय बाद, ऐसा भी ज्यादा समय नहीं था कि चलो 10, 20, 50 साल गुजर गए हो, 5 साल में बस। हाँ। और वो लड़ने वाला व्यक्ति था जयपुर का राजा। इस युद्ध में सबसे बड़ी बात यह रही कि 5 राजा हार गए, नवाब को घुटने टेकने पड़े और बाजीराव बल्लाल देव ने उनके ऊपर शिकंजा कस दिया। यानी कि जो क्षेत्र मुसलमानों ने 1723 में से लेकर के 1737 तक प्राप्त किया था, उस पर अब हिंदू अंकुश लग चुका था। कब? 1737 में, मात्र 5 साल, 14 सालों में। और इन 14 सालों में उसे चैन से नहीं बैठने दिया था। इन 14 सालों में 14 लड़ाइयों का जिक्र है। आस्था की लड़ाई हो, खंडवा की लड़ाई हो, कई लड़ाइयां ऐसी हुई है जो उन 14 सालों में उसे चैन से नहीं बैठने दिया था, ना दोस्त मोहम्मद खान को, ना यार मोहम्मद खान को। जी बोले। तो हम ये बहुत जरूरी बात आपने उठाई कि लगातार युद्ध चलते रहे, लगातार संघर्ष चलता रहा, लेकिन उसके बाद भी आज अगर हम भोपाल की इमेज देखते हैं, आज जो भोपाल का प्रोजेक्शन है, एक मुस्लिम शहर के तौर पे है। मुस्लिम कल्चर जहाँ पे फल फूल रहा है, आइडेंटिटी पूरी उसी तरीके से है। महल बने हैं, सारे इस्लामिक तरीक़ों से बने हैं, इलाकों के नाम इस्लामिक तरीके से। तो एक इलाका जो बसाया ही गया था संस्कृत के अध्ययन अध्यापन के लिए, उस शहर का ट्रांजिशन कैसे हो गया है, पूरे तरीके से इस्लामीकरण कैसे हो गया? देखिए, ट्रांजेक्शन तो बहुत पहले हुआ था। दोस्त मोहम्मद खान ने ही इसमें ये जो जगह देखी थी, सभा मंडल जो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था, उसी जगह पर उसने जामा मस्जिद को बनवाया। ये मैं इसको लेके एक संदर्भ मेरे ध्यान में भी है कि यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ था अभी कुछ सालों पहले विधानसभा में, तो उसमें एक प्रदर्शनी लगी थी। प्रदर्शनी मैंने देखा, जो बात आपने कही कि स्वास्तिक नगर बसा है, तो वो स्वास्तिक के शेप में बसा है और उसके बीच में जो भोज का मैप है उसमें लिखा है देवस्थान, और आज गूगल मैप से देखें तो उस स्थान पे जामा मस्जिद खड़ी है। तो आप उसी की बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल उसको देवस्थान कहा है, इतिहासकार में उसको सभा मंडल कहते थे। और वो जो क्षेत्र था, जो जहां पर ये पूरा नगर तो था स्वस्तिक नगर, लेकिन जहां पर सभा मंडल था वो पूरा मोहल्ला उसको बोलते थे ब्राह्मणपुरा। और वह ब्राह्मणपुरा वर्तमान में इब्राहिमगंज या इब्राहिमपुरा, जो भी क्या इब्राहिमगंज है ना, इस नाम से है। वह पूरा वो केंद्रित है उस जगह पर। मोहल्ले का नाम ब्राह्मणपुरा था, नगर का नाम स्वस्तिक नगर था। जगह जो थी, जो अपन कह सकते हैं कि सभा मंडल, इतिहास में उसको सभा मंडल के नाम से दर्ज है। उसने क्या, जैसे वो यहाँ पर नवाब बना और नवाब शासक बना, उसके बनने के बाद में उसने सबसे पहले उन लोगों को यहाँ पर स्पेस दिया। कौन लोगों को? जो इस्लामिक रूल को लगा सके यहाँ पर। अब वो उनके काजी हो सकते थे, जो उनके कुरान के जानने वाले थे हो सकते थे, उन सब लोगों को लगाया उसने यहाँ पर, और किसी को नहीं व्यवस्था में दिया। तो वो लोग वही करेंगे। दूसरी बात है कि
ताजुल इकबाल एक पुस्तक है जो शाहजहां बेगम लिखी, वो अपनी उस पुस्तक में लिख रही है बाकायदा कि सभा मंडल था और इस जगह पर उनको एक बड़ा गेट मिला हुआ था, पत्थर मिले हुए थे, उन पत्थरों पे दर्ज था वो संवत और वो सन, वो संवत दर्ज थी जो रानी श्यामली ने इसके बनाने में 33 वर्ष लगाए थे, वो सब चीजें उसमें दर्ज थी। उसने लिखा है 33 ईयर्स ये बनने में लगा समय उस सभा मंडल को, उस मंदिर को, उस ये मैं तो आपको यूं कहूंगा, इतिहासकार नाम नहीं देते हैं, नाम देना चाहिए उसको। नाम क्या देना चाहिए कि ये नालंदा विश्वविद्यालय जैसा अपने स्थान था यहाँ का, और इतना भव्य स्थान था यहाँ का कि जहां पर रानी लिख रही है 500 ब्राह्मण आचार्य वहां पर ये काम करते थे शिक्षण का, और वो सब उसमें भागे अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश के उसमें उस समय पर। ये लिखना चाहिए। ये हो गया। आप सभा मंडल के आगे जब हम और बढ़ते हैं, उसे छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे एक और मैं स्थान, 2-3 स्थान और बता देता हूँ मैं आपको। एक जगह का नाम है जिसको मोती मस्जिद बोला जाता है, कोई इतिहासकार नहीं लिखता है इसके बारे में। मोती मस्जिद भी एक देव मंदिर ही था। किसका था, कैसा था, उस स्थान पे क्या था, ये खोज का विषय है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने भी एक इतिहासकार की पुस्तक में उसका बाकायदा लिखा हुआ, जो पुस्तक 1950-60 के दशक में लिखी गई है, आज की नहीं है वो पुस्तक, इतिहासकार ने लिखा है उसको। उसने लिखा है कि मोती मस्जिद जो है वो हिंदू देव स्थान था। आज उसको कोई नहीं जानता, सारी दुनिया में उसे मोती मस्जिद के नाम से जानता है। ये छुपे हुए स्थान है। इसके अलावा बेगम ये लिख रही है, जिसको आज फतेहगढ़ फोर्ट बोला जाता है, फतेहगढ़ का किला बोला जाता है। ये फतेहगढ़ का किला तो उसने थोड़ा सा बड़ा करके जोड़ा है। बेगम अपनी पुस्तक में लिख रही हैं कि वह राजा भोज का किला था, और राजा भोज ने उसको बनवाया था। उस किले की दीवारों को उसने थोड़ा और बढ़ा दिया, विस्तार दे दिया, और नाम उसको दे दिया फतेहगढ़ अपनी बीवी के नाम पर। तो ये स्थान उनके नहीं है, ये तो कब्जे करे हुए हैं। ये तो उस तरह का है जैसे कोयल अपने बच्चों के लिए कब्जा करती है ना, कौवे के या मैकपाई चिड़िया के घोंसलों में, इस तरीके से उन्होंने कब्जे किए हुए हैं। ये तो उन लोगों की असफलताएं थी जो उसको बाद में रख ना सके सामने।